अरे रोशनी, कहाँ है तू? जल्दी इधर आ। जी माँ जी, क्या हुआ? अरे ऐसी खबर सुनाऊंगी कि तू खुश हो जाएगी। अच्छा तो जल्दी सुनाइए ना। तू मामी बनने वाली है, मामी। अरे वाह, मतलब कुशा दीदी? हाँ, कुशा पेट से है। चल अब जल्दी से हलवा बना दे, भगवान को भोग लगाना है। जी माँ जी, बस अभी बनाकर लाई। ये कहानी है रोशनी और उसकी ननद कुशा की। रोशनी सरला के बेटे केशव की पत्नी थी और कुशा उसकी ननद। केशव बहुत ही मेहनती था। धीरे धीरे वो तरक्की करने लगा, जबकि कुशा का ससुराल इतने पैसे वाला नहीं था। कुशा के प्रेग्नेंट होने की खबर से सरला बहुत खुश थी। फिर उसी शाम रोशनी और केशव के कमरे में। रोशनी, तुमने सुना ना? हाँ सुना मैंने। कितनी बड़ी बात है ना, हम मामा मामी बनने वाले हैं। इसमें क्या बड़ी बात है? अच्छा मुझे सोने दो, अब बहुत नींद आ रही है। ये कहकर रोशनी ने खुद पर रजाई तानी और दूसरी तरफ करवट लेकर सो गई। उधर रोशनी के ऐसे व्यवहार से केशव बहुत हैरान था, लेकिन इस खुशी के मौके पर वो रोशनी से बहस नहीं करना चाहता था। फिर अगली सुबह, रोशनी, केशव, जल्दी चलो भाई, दोपहर होने को आ गई। माँ, मैं तो कब से तैयार हूँ, ये रोशनी ही देर कर रही है। हाँ हाँ चलो, अब मैं भी तैयार हूँ। अब थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, सब कुछ मुझे ही करना है तो। इसके बाद सरला, केशव और रोशनी ऑटो में बैठकर कुशा के घर की तरफ चल पड़ी। कुशा का घर ज्यादा बड़ा नहीं था और पुराना था। और फिर, माँ, भैया, भाभी, कैसे हो आप लोग? हम बहुत अच्छे हैं, पर अब तुझे खूब अच्छे से रहना है। अब बहुत बहुत मुबारक हो बेटी। थैंक यू माँ। आप लोग बैठो ना, इधर इधर बैठो। कुशा ने सभी को बेड पर बिठाया और फिर सभी के लिए पानी लेकर आई। जिस वक्त कुशा पानी ला रही थी, उस वक्त सरला और रोशनी उस छोटे से कमरे को बड़े गौर से देख रहे थे। कुशा, यहाँ तो तुझे बहुत दिक्कत होती होगी। नहीं, सर्दी में तो नहीं होती, पर हाँ, गर्मियों में थोड़ी परेशानी हो ही जाती है। पर तुम लोगों ने अपना पुश्तैनी मकान क्यों बेच दिया? वो तो इससे कहीं बेहतर था। भैया, वो असल में ससुर जी ने कभी कर्ज लिया था किसी से, बस उसी को पटाने के चक्कर में वो मकान बेचकर ये छोटा मकान खरीदना पड़ा। अब ये सब छोड़िए, खाना तैयार है। और भाभी, आप इतनी चुप क्यों हैं? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ कुशा दीदी, सब ठीक है। अब मैं आपकी कुछ मदद कराऊं क्या? अरे कैसी बातें कर रही हो भाभी, अभी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो कुछ महीने आराम से काम कर ही सकती हो। खाने के बाद कुशा को ढेर सारे उपहार देकर सरला, केशव और रोशनी के साथ अपने घर वापस लौट आई। सरला और केशव कुशा के लिए बहुत परेशान थे, लेकिन रोशनी के चेहरे पर कुशा के लिए कोई चिंता नहीं दिखाई दे रही थी। ऐसे ही वक्त बीतता गया और फिर भयंकर गर्मी पड़ने लगी। तभी एक दिन, माँ कहाँ हो? क्या हो गया? कितनी देर से चिल्ला रहा है? देखो माँ, अब तुम्हें गर्मी से परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं एसी ले आया हूँ। हे भगवान, ये तो बहुत महंगा होता है ना। कितने पैसे खर्च कर दिए तूने? चिंता मत करो माँ, मैंने ये किश्तों पर लिया है। अब आराम से मेरी माँ एसी में बैठकर टीवी देखेगी। जुग जुग जिए मेरा बेटा। भयंकर गर्मी में एसी के आने से रोशनी और सरला को बहुत सुकून मिला। तभी सरला को फोन पर खबर मिली कि कुशा को बेटा हुआ है, और ये सुनकर सरला की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हे भगवान, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। अब बस मुझे उस दिन का इंतजार है जब लल्ला थोड़ा बड़ा हो जाए और उसे लेकर कुशा यहाँ आ जाएगी, है ना रोशनी? हाँ 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 माँ जी। ऐसे ही 15 दिन और बीत गए। फिर रोशनी ने केशव को फोन किया। आप कहाँ हैं? मेरा पैर टूट गया, मुझे प्लास्टर चढ़ा है। हैं? कैसे? कब? कहाँ? तुम हो कहाँ? मैं सिटी अस्पताल में हूँ, जल्दी आ जाइए। मैं फौरन आ रहा हूँ, पर यह सब हुआ कैसे? वो मैं बाजार आई थी तो एक कार ने मुझे टक्कर मार दी और मेरा एक पैर टूट गया। आप जल्दी आ जाओ बस। केशव अस्पताल पहुंचा तो देखा रोशनी अस्पताल के बाहर ही खड़ी हुई थी और उसके एक पैर में प्लास्टर चढ़ा हुआ था। केशव ऑटो से उसे लेकर घर पहुंचा, जहां उसकी हालत देखकर उसकी सास सरला भी परेशान हो गई। हे भगवान, ये क्या हो गया? जो होना था वो तो हो गया माँ जी, पर चिंता इस बात की है कि अब घर का काम कौन करेगा। अरे पगली, घर के काम की चिंता छोड़, तू अपना ख्याल रख, मैं करूंगी सारा काम। केशव रोशनी को सहारा देकर कमरे में ले गया। अच्छा सुनो, मेरे मन में एक बात थी। हाँ कहो ना। देखो, माँ जी के बस का तो है नहीं घर का सारा काम करना, तो क्यों ना कुशा दीदी को बुला ले। अच्छा, और उसका छोटा सा बच्चा, उसे छोड़कर वो तुम्हारे घर के काम करेगी? अरे कुछ काम माँ जी कर लेंगे और कुछ कुशा दीदी, बाकी आप भी थोड़ा हाथ बटा देना। हे भगवान, अगर इस महीने मेरा एसी पर खर्चा नहीं हुआ होता तो मैं कोई काम वाली ढूंढ लेता। अरे कह तो रही हूँ कुशा दीदी को बुला लो, आप फालतू में ही टेंशन ले रहे हो। केशव ऐसी हालत में कुशा को घर के काम करने के लिए बुलाना नहीं चाहता था,
पर वो भी मजबूर था। उसने जैसे ही कुशा को फोन पर रोशनी की चोट के बारे में जानकारी दी तो कुशा अगले ही दिन अपने छोटे से बच्चे को लेकर मायके चली आई। और फिर, भाभी आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आ गई हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। सॉरी कुशा दीदी, आपको मेरी वजह से परेशान होना पड़ रहा है, पर मैं भी क्या करूं, अब माँ जी से। अरे कहा ना भाभी, आप फिक्र मत करो, मैं सब देख लूंगी। कुशा ने आते ही घर का काम संभाल लिया। वो खाना बनाने रसोई में चली गई और उसका छोटा सा बेटा अपनी मामी की गोद में खेलने लगा। कुशा को काम करते देख सरला चिढ़ रही थी, लेकिन वो कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। उस रात वो सभी हॉल में एसी में सोए। बड़े दिनों बाद कुशा और उसके बच्चे को चैन की नींद आई। अगली सुबह जब कुशा काम करने उठी तो उसने देखा कि रसोई में सारे बर्तन पहले से धुले पड़े थे, यहाँ तक कि घर में झाड़ू पोछा भी हो चुका था। और ये देखकर, माँ जब सारा काम आपको ही करना था तो मुझे क्यों बुलाया है? पर मैं तो अभी मंदिर से आई हूँ, तो फिर ये सारा काम किसने किया? सरला और कुशा समझ नहीं पा रहे थे, पर हर सुबह उनके उठने से पहले घर का सारा काम हो जाता था। पहले तो उन्हें लगा कि ये सब केशव कर रहा है, लेकिन फिर जब एक दिन उसने भी इनकार कर दिया तो सच जानने के लिए एक रात दोनों माँ बेटी ने जागने का फैसला किया। रात में करीब 3 बजे उन्होंने देखा कि रोशनी चुपचाप अपने बिस्तर से उठी और फिर धीरे से अपना नकली प्लास्टर निकालकर एक तरफ रख दिया और फिर बड़ी फुर्ती से घर का सारा काम करने लगी। और फिर, ये क्या है भाभी, आपको ये नकली प्लास्टर चढ़वाने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी कुशा दीदी, मैं मामी हूं इस बच्चे की। देखो जब ये यहाँ आया था तो कितनी घमौरियां थी इसकी पीठ पर। और मुझे पता है आपके ससुराल में ना तो आप आराम से थी और ना ही हमारा भांजा, लेकिन इनके और माँ जी के बुलाने पर आप मायके आ ही नहीं रही थी, शायद यही सोचकर कि आपकी वजह से हमें कोई दिक्कत ना हो। अरे मामा मामी तो क्या नहीं करते अपने भांजे के लिए, और फिर मैंने तो आपको यहाँ बुलाने के लिए बस ये छोटा सा ड्रामा किया। सच बताइए, अगर मैं ये सब ना करती तो क्या आप इतनी जल्दी आ जाती? चलो अब जब सबको सब कुछ पता चली गया है तो फिर ये बताओ, नींबू पानी पियोगे या मैंगो शेक? रोशनी की समझदारी देखकर कुशा और सरला ने उसे गले से लगा लिया और पास ही खड़ा केशव अपनी आंखों में आए पानी को सबसे छुपाने की कोशिश करने लगा। इसे देखो माँ जी, कैसी लगी ये साड़ी आपको? अरे वाह बहू, ये तो बहुत ही सुंदर साड़ी है, अब लेकिन काफी महंगी लगती है। अरे आप उसकी फिक्र क्यों करती हो माँ जी, और ये सलवार सूट का कपड़ा मेरी बिंदिया के लिए। अरे वाह भाभी, कितना प्यारा सूट है। थैंक यू भाभी। अरे मैं तेरी भाभी हूं ना, तो फिर अपनी प्यारी ननद के लिए इतना तो बनता ही है। इतने दिनों बाद आई हूं तो कुछ तो लाऊंगी ना तेरे लिए। मैं ममता की तरह थोड़े ही हूं कि बस मुंह उठाया और चली आई। सुनीता की बात सुनकर बिमला और बिंदिया एकदम खामोश हो गए। दरअसल बिमला के 3 बच्चे थे, राकेश, मुकेश और बिंदिया। राकेश पढ़ने में शुरू से अच्छा था, इसलिए वो शहर में एक कंपनी में मैनेजर बन गया, लेकिन मुकेश का पढ़ने में हाथ जरा तंग था, तो वो शहर जाकर सब्जी का ठेला लगाने लगा और बिंदिया अपनी माँ बिमला के साथ गांव में ही रहती थी। राकेश की पत्नी सुनीता अपनी देवरानी ममता की गरीबी का हमेशा मजाक उड़ाती रहती थी, जबकि ममता को सुनीता से कोई शिकायत नहीं थी। फिर उसी शाम, और बिंदिया आगे के बारे में क्या सोचा है? भाभी इस साल 10वीं है तो सोचा है कि आगे की पढ़ाई शहर में करूं, ताकि बड़े भैया की तरह मैं भी अच्छी नौकरी कर सकूं। बहुत अच्छा सोचा है, मैं तो हमेशा से कहती हूँ कि तू मेरे पास आ जा, मैं तुझे अपने साथ बहुत प्यार से रखूंगी। अरे नहीं नहीं बहू, तुम्हारे पास भी तो कितनी जिम्मेदारियां हैं, बिंदिया की जिम्मेदारी भी ले लोगी तो तुम परेशान हो जाओगी। अरे माँ जी कैसी बात कर दी आपने, ये मेरी प्यारी ननद है, सिर आंखों पर बिठा कर रखूंगी इसे। सुनीता की ये बात सुनकर बिमला के कलेजे को बहुत ठंडक मिली। दरअसल बिमला अपने पति की तरह ही कैंसर से जूझ रही थी और फिर ठीक 1 महीने बाद ही उसकी मौत हो गई। अब बिंदिया पूरी तरह से अकेली हो गई थी। दाह संस्कार के बाद बात छिड़ी कि अब बिंदिया को कौन रखेगा। तुम मेरे साथ चलो बिंदिया। अच्छा, और वो तुम्हारे पास जाकर क्या करेगी? सब्जी बेचेगी? मेरे पास रहेगी तो मैं इसे पढ़ा लिखा कर काबिल बनाऊंगी, ना कि तुम लोगों की तरह गरीब और गंवार। ममता अपनी जेठानी से भिड़ना नहीं चाहती थी। वो सुनीता के ताने सुनकर चुपचाप वहां से चली गई। सुनीता ने इसे अपनी जीत मान लिया। फिर शाम को, छोटी भाभी मैंने फैसला कर लिया है कि मैं बड़ी भाभी के साथ जाऊंगी, इसलिए नहीं कि उनके पास पैसा है और मुझे वहां सारे ऐशो आराम मिलेंगे, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं जानती हूँ कि छोटे भैया ज्यादा पैसे नहीं कमा पाते हैं, और अगर मैं आपके पास रहने आ गई तो उससे आप दोनों की परेशानियां बढ़ेंगी और मैं आप दोनों पर बोझ नहीं बनना चाहती। कैसी बात कर दी तुमने बिंदिया, हमारे लिए तुम हमारी बेटी की तरह हो। खैर, अब जब तुमने फैसला कर ही लिया है तो तुम बड़ी भाभी के साथ चली जाओ, लेकिन याद रखना तुम्हारी एक और भाभी भी है, जिसके घर और दिल के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। इतना कहकर बिंदिया ममता के गले लग गई
वो दोनों खूब रोए क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता था कि अब वो दोनों कब मिलेंगे, फिर पूरे 10 सालों के बाद। और अब बारी है उस जाबाज पुलिस ऑफिसर की जिसने अपनी जान पर खेलकर 10 मासूम बच्चियों को हैवानों के चंगुल से बचाया। एसपी बिंदिया शर्मा को खबर मिली कि कुछ लोग मासूम बच्चियों को बेचने के लिए ले जा रहे हैं और फिर एसपी बिंदिया शर्मा ने उन बदमाशों से लोहा लेकर उन मासूम बच्चियों को बचाया। वो सारी बच्चियां गरीब घरों से थी। एसपी बिंदिया शर्मा को मुख्यमंत्री जी सम्मानित करेंगे और साथ ही हम चाहेंगे कि एसपी मैडम हमें अपने बारे में कुछ बताएं। मैं बिंदिया शर्मा, एसपी नौरोजाबाद। इस हौसला अफजाई के लिए आप सभी का शुक्रिया। आज मैं अपनी जिंदगी का एक बड़ा राज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि गरीब की बच्ची को पढ़ाने लिखाने के सपने दिखाकर उसे बेच देना कैसा लगता है। मैं जानती हूँ कि अपनों के धोखा देने का दर्द क्या होता है, क्योंकि ये दर्द मैंने भी सहा है। मैं गांव में मेरी माँ के साथ रहती थी। जब मेरी माँ की मौत हुई तो मेरी दोनों भाभियां मुझे अपने साथ रखना चाहती थी, पर मैंने अपनी अमीर भाभी के साथ रहना चुना क्योंकि वो पैसों वाली थी, जबकि मेरी छोटी भाभी गरीब थी और मैं उन पर और बोझ नहीं बनना चाहती थी। मुझे लगा था कि मेरी बड़ी भाभी मुझे पढ़ाएंगी लिखाएंगी, लेकिन वो सब एक ढोंग था। वहां पहुंचते ही उन्होंने मेरे हाथों से किताबें छीनकर मुझे घर के कामों में लगा दिया। एक नौकर से ज्यादा मैं उनके लिए कुछ नहीं थी। वो भाभी जो मुझसे इतना लाड दिखाती थी, उन्होंने मेरी पढ़ाई छुड़वा दी। और एक दिन जब मैंने उनसे कहा कि मैं अपनी छोटी भाभी के पास जाना चाहती हूँ, तो उन्होंने 50,000 रुपए में मुझे एक आदमी को बेच दिया। ये सब मेरे बड़े भैया को नहीं पता था। भाभी ने भैया को कहा कि मैं अपने छोटे भैया के पास चली गई हूँ हमेशा के लिए, जबकि उन्होंने तो मुझे कहीं और ही भेज दिया था। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं उस आदमी के चंगुल से किसी तरह भागने में कामयाब रही और फिर सीधे अपनी छोटी भाभी के पास पहुंची। बस वो आखिरी दिन था जब मैं रोई थी। मेरी छोटी भाभी ने अपना पेट काट काट कर मुझे पाला और पढ़ाया लिखाया। उन्होंने ही कसम खाई कि वो मुझे पुलिस ऑफिसर बनाएंगी। आज मैं जो कुछ हूं अपनी उन्हीं गरीब भाभी की वजह से हूं, जिनके दिल की अमीरी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इतना कहकर बिंदिया ने सामने एक कुर्सी की तरफ इशारा किया और जैसे ही उस कुर्सी से ममता उठकर खड़ी हुई, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा।